गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हम हिंदी व्याकरण में टॉपिक देख रहे हैं वाक्य के प्रकार। और पिछले वीडियो में हमने देखा था वाक्य के प्रकार में अर्थ के आधार पर वाक्य के जो भेद होते हैं वो 8 भेद, और 8 भेद हमने परिभाषा और उदाहरण के साथ समझा था। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे रचना के आधार पर वाक्य के भेद। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम रचना के आधार पर वाक्य के भेद या प्रकार भी कह सकते हैं। तो रचना के आधार पर वाक्य के जो भेद हैं वो कितने हैं? 3। रचना या स्वरूप की दृष्टि से वाक्य 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें फर्स्ट सरल या साधारण वाक्य, सेकंड आ जाता है संयुक्त वाक्य, और थर्ड है मिश्र वाक्य। ओके, रचना के आधार पे वाक्य 3 प्रकार के होते हैं, और वो 3 प्रकार में सबसे पहला जो होता है वो सरल या साधारण वाक्य, और दूसरा संयुक्त वाक्य, तीसरा होता है मिश्र वाक्य। जिसमें सबसे पहले हम देखेंगे सरल या साधारण वाक्य। सरल या साधारण वाक्य किसे कहते हैं? जिस वाक्य में एक उद्देश्य और एक ही विधेय हो उसे सरल या साधारण वाक्य कहते हैं। अब उद्देश्य और विधेय क्या है ये मैंने आपको पहले ही समझा दिया था। उद्देश्य किसे कहते हैं और विधेय किसे कहते हैं, एक बार फिर भी वापस रिपीट कर रही हूँ। उद्देश्य किसे कहते हैं? तो वाक्य में जिसके बारे में कहा जाए वो क्या होता है? उद्देश्य होता है। यानी कहने का तात्पर्य क्या है? वाक्य में कर्ता उद्देश्य होता है, कर्ता उद्देश्य होता है, और कर्ता के बारे में जो कुछ भी कहा जाए वो क्या हो जाता है? विधेय हो जाता है। ओके, तो सरल वाक्य किसे कहते हैं? जिस वाक्य में एक उद्देश्य और एक ही विधेय हो उसे सरल वाक्य कहते हैं। जैसे पिताजी पार्क में बैठे, इस वाक्य में किसके बारे में कहा जा रहा है? तो पिताजी क्या हुए? उद्देश्य हुए। और पिताजी के बारे में क्या कहा जा रहा है? पार्क में बैठे। तो ये जो हमारा हुआ पार्क में बैठे हैं, ये क्या हो गया? विधेय। जिस वाक्य में एक उद्देश्य और एक ही विधेय हो वो सरल वाक्य कहलाता है। जैसे एक उदाहरण मैं आपके सामने रखती हूँ। सीता और गीता पार्क में बैठी हैं। सीता और गीता पार्क में बैठी हैं, तो इस वाक्य में उद्देश्य कितने हैं? 2 हैं, एक सीता और एक गीता। यानी सीता और गीता दोनों के बारे में कहा जा रहा है। तो ये सरल वाक्य नहीं है। सरल वाक्य किसे कहेंगे? तो जिसमें एक उद्देश्य हो और एक ही विधेय हो, यानी कर्ता कितना हो? एक ही कर्ता है और विधेय एक हो, तो उसे सरल या साधारण वाक्य कहेंगे। जिसमें एक उदाहरण यहाँ पे दिया गया है, पिताजी पार्क में बैठे हैं। तो इस वाक्य में कर्ता कौन है? पिताजी। पिताजी उद्देश्य, और उद्देश्य के बारे में क्या कहा जा रहा है? तो पार्क में बैठे, ये क्या हो गया? विधेय हो गया। ओके, क्लियर हुआ सरल वाक्य किसे कहते हैं? चलिए 1-2 और उदाहरण मैं आपको बता दूं। जैसे भार्गव ने पढ़ा, तो इसमें कर्ता कौन है? भार्गव। तो भार्गव क्या हो गया? उद्देश्य। भार्गव ने, ये क्या हो गया? उद्देश्य। और पढ़ा, ये क्रिया क्या है? तो विधेय। उद्देश्य में क्या आ जाता है? कर्ता का विस्तार आ जाता है, और विधेय में क्या आ जाता है? कर्म। और यदि कर्म का विस्तार है तो कर्म का विस्तार भी शामिल हो जाएगा विधेय में। क्रिया और क्रिया का विस्तार, ये सब किस में शामिल हो जाएंगे? विधेय में शामिल हो जाएंगे। ओके, सेकंड देखते हैं उदाहरण। भार्गव पढ़ रहा है, जिसमें कर्ता कौन है? भार्गव। तो भार्गव उद्देश्य। अब क्या कर रहा है? कर्ता यहाँ क्या कर रहा है? तो पढ़ रहा है क्या हो गया? विधेय हो गया। यानी यहाँ भी उद्देश्य कितने हैं? एक उद्देश्य है, और विधेय कितने हैं? एक है। पड़ोस में रहने वाला भार्गव पढ़ रहा है। कौन पढ़ रहा है? तो भार्गव, यानी कर्ता भार्गव। लेकिन एक चीज और यहाँ ध्यान रखिएगा कि भार्गव कर्ता का यहाँ विस्तार दिया गया है। कर्ता के बारे में बताया गया, भार्गव के बारे में क्या बताया गया? कि पड़ोस में रहने वाला, यानी कर्ता का विस्तार यहाँ शामिल है। और उद्देश्य में कर्ता और कर्ता का विस्तार दोनों शामिल होते। ठीक है, तो कर्ता भार्गव और कर्ता का विस्तार क्या है? पड़ोस में रहने वाला। तो यानी पड़ोस में रहने वाला भार्गव, ये क्या हो गया? हमारा उद्देश्य हो गया। और पढ़ रहा है,
ये क्या हो गया, विधेय हो गया। यानी यहाँ भी एक उद्देश्य और एक विधेय। भार्गव ने पुस्तक पढ़ी, तो यहाँ पर कर्ता कितना है, एक। भार्गव ने पुस्तक पढ़ी, कर्म और क्रिया दोनों शामिल हैं, तो इस तरह से विधेय एक है। भार्गव ने पिताजी को पुस्तक दी, भार्गव ने कर्ता, पिताजी को पुस्तक दी, ये क्या हो गया हमारा, विधेय। भार्गव ने उद्देश्य और पिताजी को पुस्तक दी, ये हो गया विधेय। ओके, तो इस तरह से सरल वाक्य या साधारण वाक्य किसे कहते हैं, वाक्य में एक उद्देश्य और एक ही विधेय हो उसे सरल वाक्य कहते हैं। सेकंड, रचना के आधार पर वाक्य के भेद में हम पहुंचते हैं संयुक्त वाक्य पे। संयुक्त वाक्य किसे कहते हैं, तो जिस वाक्य में दो उपवाक्य किसी समुच्चय बोधक या योजक अवयवों से जुड़े हो उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। संयुक्त वाक्य में हम क्या पाएंगे कि दो उपवाक्य होंगे और ये दोनों उपवाक्य किसी समुच्चय बोधक योजक अवयव से जुड़े होते हैं। अब समुच्चय बोधक योजक अवयव क्या, तो और, तथा, किंतु, परंतु, एवं, इन योजक शब्दों से दो या दो से अधिक उपवाक्य जुड़े होते हैं। तो संयुक्त वाक्य किसे कहते हैं, दो उपवाक्य किसी समुच्चय बोधक या योजक अवयव से जुड़े हो तो उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। जैसे उदाहरण, मैं पढ़ रहा हूं और तुम लिख रहे हो। इसमें दो वाक्य है, मैं पढ़ रहा हूं पहला और दूसरा क्या है, तुम लिख रहे हो। और इन दोनों अलग अलग वाक्यों को किससे जोड़ दिया गया है, तो समुच्चय बोधक अव्यय योजक अव्यय कौन सा है, और। यानी दो अलग अलग वाक्यों को और से जोड़ दिया गया, समुच्चय बोधक अव्यय से जोड़ा गया है, तो यहाँ पर कौन सा वाक्य है, संयुक्त वाक्य। और संयुक्त वाक्य में ये भी याद रखिएगा कि संयुक्त वाक्य में जो उदाहरण होते हैं ये दोनों उपवाक्य एक दूसरे से बिल्कुल स्वतंत्र होते हैं। संयुक्त वाक्य के अंतर्गत जितने उपवाक्य होते हैं वो सभी स्वतंत्र होते हैं, एक दूसरे पर निर्भर नहीं होते। जैसे यहाँ स्पष्ट पता चल रहा है, मैं पढ़ रहा हूँ, तुम लिख रहे हो। ये दोनों अपने आप में पूर्ण और स्वतंत्र है, कोई भी वाक्य एक दूसरे पर आश्रित निर्भर नहीं है। समुच्चय बोधक या योजक अव्यय जो है संयुक्त वाक्य में, जिसमें दो उपवाक्य एक दूसरे से जुड़े होते हैं। यहाँ पे कुछ मैंने वाचक शब्द लिखे हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिए। जैसे और, एवं, तथा, अतः, फिर भी, तो, नहीं तो, किंतु, परंतु, लेकिन, ये वाचक शब्द है। ठीक है, शब्द में आप पाओगे वाक्य जब प्रयोग किए जाएंगे तो इन शब्दों को उनके मध्य पाओगे कि वाक्यों को इनके द्वारा जोड़ा गया है। जैसे यहाँ पे देखो, मैं हूँ सत्यकेतु और पत्नी है कामना, यानी यहाँ और वाचक शब्द, ये जो वाचक शब्द से जोड़ा गया जिसे समुच्चय बोधक अव्यय शब्द भी कहते हैं। आपको सत्य बोलना चाहिए परंतु यह अप्रिय ना हो, आपको सत्य बोलना चाहिए परंतु वह अप्रिय ना हो। ये दोनों अलग अलग वाक्य किससे जुड़े हुए हैं, तो समुच्चय बोधक अव्यय परंतु से जोड़े गए हैं। इस तरह से किंतु, परंतु, लेकिन, और, एवं, तथा, अतः, फिर भी, तो, नहीं तो, इस तरह से वाचक शब्दों से दो अलग अलग स्वतंत्र उपवाक्यों को जोड़ा जाता है जो संयुक्त वाक्य की पहचान है। जैसे यहाँ भी आप ध्यान दे सकते हो, तो ये वाचक शब्द है, तुम नहीं जा सके तो बेटे को भेज दो। ये दो अलग अलग शब्दों को किससे जोड़ा गया, तो संयुक्त वाक्य में जो दो अलग अलग उपवाक्य जुड़े होते हैं वो इन वाचक शब्दों से जुड़े होते हैं। जो आप वाक्य को देखते ही अगर वाचक शब्द आपको पता है तो आप पहचान जाओगे कि ये संयुक्त वाक्य है। और संयुक्त वाक्य में एक चीज़ और आप ध्यान रखिएगा कि जो भी उदाहरण होते हैं संयुक्त वाक्य के, इसके अंतर्गत जो उपवाक्य होते हैं वो स्वतंत्र होते हैं। साल भर का खाता बंद करना है, अतः विवरण शीघ्र भेजिए। यहाँ अतः योजक शब्द है। ओके, तो इस तरह से हमने संयुक्त वाक्य देखे जो बिल्कुल उपवाक्य जो इसमें होते हैं वो बिल्कुल एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं। कभी कभी क्या होता है, समुच्चय बोधक अव्यय का लोप भी कर दिया जाता है संयुक्त वाक्य में। जैसे दुनिया में रहने वाले रहेंगे,
अल्प विराम जाने वाले चले जाएंगे। यहाँ पर जो लोप हुआ है वो कौन से योजक शब्द का लोप हुआ है? और। तो कभी कभी योजक शब्दों को हटाकर वहां पर अल्प विराम का प्रयोग होता है। जैसे दुनिया में रहने वाले रहेंगे और जाने वाले चले जाएंगे, यहाँ पर और को हटाकर अल्प विराम का प्रयोग किया गया। सेकंड उदाहरण है, क्या सोचा था क्या हो गया। क्या सोचा था, यहाँ से योजक शब्द का जो लोप हुआ है वो योजक शब्द कौन सा है? पर को हटाकर क्या लगाया गया है? अल्प विराम। क्या सोचा था क्या हो गया। तो कभी कभी ऐसी परिस्थिति होती है कि संयुक्त वाक्य में जो योजक शब्द समुच्चय बोधक अव्यय का प्रयोग जो होता है उसे हटाकर अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। ओके, तो आज हमने रचना के आधार पर वाक्य के प्रकार में दो प्रकार देखे। पहला है हमारा सरल या साधारण वाक्य, दूसरा है संयुक्त वाक्य। और ये संयुक्त वाक्य के बाद थर्ड बच जाता है हमारा मिश्र वाक्य। ये मिश्र वाक्य का अध्ययन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। मिश्र वाक्य किसे कहते हैं इसकी परिभाषा उदाहरण के साथ हम समझेंगे और कुछ वाचक शब्दों की भी चर्चा करेंगे, जिसे देखते ही आप पहचानोगे कि यहाँ मिश्र वाक्य है। ओके, तो आज आप लोगों के लिए केवल सरल वाक्य और संयुक्त वाक्य है। आप जो मैंने आज समझाया उसे ध्यान से सुनिए और समझिए।